So hello everyone, welcome back to my new video. It's me Anmol and you're watching my YouTube channel. So guys, अभी देखो मैं फ्री था, अभी फ्री चल रहा था बिकॉज हमारे 10th के बोर्ड अभी एंड हुए हैं। तो मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मैं आप लोग के लिए बहुत से वीडियो लाने का सोच रहा हूं। तो जैसे कि मैंने टाइम टेबल का वीडियो बन चुका है कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो उसका वीडियो अपलोड हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाके देख लेना, ठीक है। और आज मैं सोचा था कि जो हमारे 9th के स्टूडेंट हैं जो 10th में ट्रांसफ़र हुए हैं, मीन्स एग्ज़ाम देख के 10th में आए हैं, तो उनके लिए मैं सोचा ना कि मैं उन्हें कुछ मतलब मेरा भी ऐसे नॉलेज बना रहे और उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए, उन्हें उनकी भी इंग्लिश की तैयारी हो जाए। मैं पढ़ाऊँगा क्या, मतलब मैं इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट जो कि बताऊँगा, ए लेटर टू द गॉड, इसकी स्टोरी आप लोग को बताऊँगा कि क्या क्या इसमें हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो जो हमारे 10th के स्टूडेंट हैं, जो हमारे नए 10th नए सेशन न्यू सेशन में आए हैं, 10th के स्टूडेंट 9th के स्टूडेंट 10th में आए हैं, तो उनके लिए ये है खास करके, क्योंकि उन्हीं का है चैप्टर, उन्हीं की बुक है। तो ए लेटर टू द गॉड है चैप्टर का नाम, और आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको हम बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल एकदम एकदम स्मूथ हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। और बस अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस देखो, चैप्टर का नाम है ए लेटर टू द गॉड, और ये चैप्टर बिल्कुल हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इनके राइटर का नाम क्या है, GL फ्यूंटेस नाम है इनका राइटर का नाम। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में इस चैप्टर के राइटर का नाम बता दो और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखो, लेंचो जहाँ हमारा रहता था ना, वो एक लौता मकान था जो घाटी पे था, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, और एक निचली पहाड़ी थी, उसके चोटी पे लेंचो का घर स्थित था, और उसका मकान जो था ना वो उस घाटी पे और उस पहाड़ पे अकेला मकान था, मतलब उसका एक आप लोग समझ सकते हो, अकेला उसका मकान था वहाँ पे। और देखो, जो उस ऊंचाई है ना, वहाँ था जहाँ पे लेंचो का घर था, उस पहाड़ी से हम ऊंचाई से नदी को देख सकते थे, और पके हुए मकई के खेत को देख सकते थे जो फूलों से पूरी तरह भरा हुआ था। हाँ, और देखो, और अब हम पढ़ते हैं, ये सब कुछ ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको पढ़ा देता हूँ। तो देखो, और एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी, वहाँ पे एकमात्र चीज़, देखो हम फसल उगाएंगे तो हमें ज़रूर बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो हमें सब कुछ कर दिया, बस उससे एक पानी की ज़रूरत थी, जो कि भारी बारिश की या फिर कम से कम बौछार की ज़रूरत थी, उस फसल को ग्रो करने में हेल्प करने में ज़रूरत थी, पानी की और बौछार की थोड़ी बहुत ज़रूरत थी। तो उस पूरी सुबह लेंचो, जो अपनी खेतों से भली भांति परिचित था, उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया था। देखो, वो उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देख रहा था कि शायद उधर से मतलब बारिश आ जाए, पानी आ जाए और मेरा फसल अच्छे से ग्रो कर जाए, तो वो उधर ही देखता रहता है दिन भर, और उसके अलावा वो कुछ काम नहीं करता है। तो देखो, तो वो अपने वाइफ से कहता है, अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है, मतलब उसका कहना था कि अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। तो उसकी वाइफ कहती है, उसकी वाइफ जो रहती है, जो थी ना, वो रात का खाना डिनर तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। देखो, जैसे कि लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि देखो सचमुच बारिश होने वाली है, तो उसकी वाइफ जो खाना बना रहती है, जो डिनर बना रहती है, वो बोलती है कि हाँ, अगर ईश्वर का इच्छा हुआ, अगर भगवान चाहे तो ज़रूर बारिश होगी। हाँ, तो फिर जब तक लेंचो की वाइफ ने ये नहीं बोला कि डिनर तैयार हुआ है या आके खा लो, तब तक उसके बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक में खेल रहे थे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बच्चे अब काम तो करेंगे नहीं, वो अपना मस्ती मजाक करते रहते, खेलते रहते हैं अगल बगल, और जो बड़े बड़े भाई थे वो खेतों में काम करते रहते हैं, ठीक है। देखो, भोजन के दौरान ही जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। देखो, लेंचो जैसा बोला था कि अब सचमुच बारिश हो रही है, तो उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है और बारिश होने लगती है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दे रहे। देखो, वो उस समय कहाँ देख रहा था, मैं पहले वो कहाँ देख रहा था, वो उत्तर पूर्व की तरफ ही देख रहा था, और उत्तर पूर्व की तरफ से ही एक बड़े बड़े काले काले बादल आते हैं पहाड़ जैसे, और वहाँ से बारिश
होना स्टार्ट हो जाता है और ताज़ी ताज़ी हवा सुहानी चलने लगती है। वह आदमी बाहर गया और लेंचो बाहर जाता अपने घर से, खुशी खुशी बाहर निकल के जाता है कि अरे वाह बारिश होने लगी, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। और किसी और काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर पर गिरती वर्षा का आनंद अनुभव कर सके। देखो वो इसलिए बाहर गया था क्योंकि जो बारिश का बूंद गिर रहा है वो अपने शरीर पे उस बूंद को महसूस कर सके, अनुभव कर सके खुशी से, मतलब उतना वो खुश था बारिश के लिए। जब वह लौटा तो उसने अचानक कहा, यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। जब वो अपने मतलब बारिश को देख के, अपने उस बारिश को फील करके जब अपने वो घर आया, मतलब घर के अंदर आया, तो वो कह रहा था कि आकाश की बड़ी बड़ी बूंदें, ये कोई बारिश नहीं है, ये कोई वर्षा नहीं है, यह तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेट के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5-5 सेट के सिक्के। देखो वो उतना इसको खुशी हो रहा था कि मतलब उससे इतनी बारिश की ज़रूरत थी कि वो खुशी से बोल रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो हमारी 10 उसको हम पैसोज कहते थे। देखो जो इसमें हमारे चैप्टर में लिखा है, हमारे पैसोज लिखे होंगे, 10 पैसोज या 5 पैसोज लिखे होंगे, आप लोग अपने एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। तो उसका कहना था कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10-10 सेट के सिक्के हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेट के सिक्के हैं। बहुत खुश था वो, उसका एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश है वो। सही, उसने पक्की मकई के खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ढका था। उसने देखा, अपने खेतों को देखा जो कि फूलों से भरा था और बारिश के चादर से ढका हुआ था। लेकिन अचानक क्या होता है फिर उसके लाइफ में, मतलब एक बड़ा सा मोड़ आता है, उससे मतलब उसे सैड कर देता है। तो वो मैं बताता हूँ, आप लोग सुनो। देखो अचानक से तेज़ हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तो अचानक से बहुत तेज़ तेज़ हवा बहने लगी, बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। देखो जहाँ तक बारिश हो रहा था तो ठीक था, अब ओले गिरने लगे तो उससे टेंशन होने लगती है कि कहीं मेरा फसल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ओले जब भी गिरती है तो फसलें को हार्म पहुँचाती है। इसके ओले फसलों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। देखो बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। देखो वो जो ओले गिर रहे थे ना, वो चांदी के सिक्के तरह लग रहे थे, चमक रहे थे, छोटे बड़े बड़े थे, चमक रहे थे, चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। देखो ये जैसे बोल रहा था खुशी से कि ये 10-10 बड़े बड़े सेट जो हैं वो 10 के हैं और छोटे छोटे हैं जो 5 के हैं। लेकिन फिर जब ओले गिरने लगा तो वो सच में चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। तो ये था। और वर्षा में भीगने हुए लड़के उन बर्फीले सिक्के फ्रोजन पील्स को उठाने बाहर भागे। देखो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्हें कोई दुख नहीं था, उन्हें कोई टेंशन नहीं था, वो खुशी से और बाहर जाते हैं, बारिश में भीगते हैं और वो जो छोटे छोटे ओले थे ना, बड़े बड़े ओले थे, उनको हाथ में उठाते हैं और मतलब खुश होने लगते हैं। तो इसमें हमारे जो ओले को नाम दिया है, बर्फीले सिक्के को नाम दिया है, उसको फ्रोजन पील्स कहा गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में है, फ्रोजन पील्स को उठाने बाहर भागे। तो उसने हमारे देखो एनसीईआरटी में पता चला है कि बर्फीले सिक्के को हमारे फ्रोजन फील्ड्स कहा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। और देखो अब क्या होता है, अब मौसम सचमुच ख़राब होता जा रहा है। लेंचो ने दुखी होते हुए कहा, अब धीरे धीरे मौसम और ख़राब होते जा रहा है और ख़राब होते जाता है। और लेंचो दुखी होकर कह रहा था, मतलब सैड पूर्वक, मतलब सैडनेस अपने, मतलब उसका आवाज़ में से सैडनेस की तरह लग रहा था। वो कह रहा है कि मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यह बारिश और तूफान शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। और लेंचो कह रहा था सैडनेस से कि मुझे लगता है कि ये बारिश जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बारिश जल्दी ख़त्म नहीं होती और तूफान भी बहुत तेज़ था। और लगातार 1 घंटे तक ओले बरसते गए, घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेतों में और पूरी घाटी पर। खेत सफ़ेद हो गया मानो नमक से ढका है। देखो ओले जो होते हैं ना हमारे वाइट वाइट होते हैं, तो वो पूरे घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पे, मकई के खेतों में पूरे फ्रोजन पील्स हो गए थे, मतलब पूरे ओले गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब जगह नमक गिरा हुआ है। देखो नमक से ढका हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि वाइट वाइट होते हैं तो नमक की तरह ही लग रहे थे कि सब जगह नमक बिछे हुए हैं। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष ना रहा। देखो पेड़ों, जो हमारे अगल बगल के पेड़ थे, वहाँ पे पेड़ थे तो उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, बिकॉज जो हमारे ओले गिर रहे थे उसके कारण वो पत्ती झड़ गए थे, सब नीचे गिर गए थे उसके पेड़ की पत्ती। मकई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। मकई का जो उसका खेत था, कॉर्न का खेत था, जो कॉर्न फील्ड था लेंचो का, वो पूरी तरह ख़राब हो गई थी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी और उस पर से फूल गिर गए थे। जो मकई के खेत में, जो देखो पहले हमारा जब भी फसल वगैरह उगता है ना, तो उस पर पहले हमारे फ्लावर्स आते हैं, फिर हमारे उसमें फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो उसके फूल्स पूरे झड़ गए थे खेत के और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। जब तूफान गुजर चुका था तब अपने खेतों के बीच खड़े हुए उसने अपने बेटे से कहा, एक टिड्डे डल प्लेग्यू ऑफ लॉक्टेस। देखो टिड्डे के डल को हम यहाँ पे प्लेग्यू ऑफ लॉक्टेस देख रहे हैं और हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी है कि हमारे ये जो टिड्डे का दल होता है वो
प्लेग्यू ऑफ लॉक्टेस उसको कहते हैं हम। तो वो अपने बेटे से कहता है लेंचो कि एक टिड्डे के दल भी इतना नुकसान नहीं करते जितना हमारे ओले ने नुकसान किया, जितना ये ओले बरस के नुकसान किया हमारे खेतों को। टिड्डे भी इतना कुछ छोड़ जाते हैं फसलों में, लेकिन ये ओले जब ओले गिरा है तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, सब खराब हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गए। इस वर्ष हमारे पास मकई बिल्कुल नहीं होगी। वो कहता अपने बच्चे से कि इस साल हमारे पास मकई का एक भी चीज़ नहीं, मकई का एक भी दाना नहीं होगा, एक भी, मतलब हमारे पास मकई पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऑफकोर्स उसके पास कोई मकई का नहीं बचा उसके पास। वह एक दुखी भरी रात थी उसके लिए। वह रात जो थी बहुत सैडफुल थी रात। वो रात सोता नहीं है बिल्कुल। उसे मतलब दुख होता है कि मेरा पूरा फसल ख़राब हो गया, हमारा सारा कार्य बेकार हो गया, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वो उसके साथ कोई नहीं था कि उसकी सहायता कर सके या कुछ भी कर सके। इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। वो कहता है कि इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। जब उसके पास कॉर्नफील्ड ही नहीं, उसके पास फसल नहीं बचे तो वो बेचेगा क्या, उसके पास पैसा ही क्या आएगा, वो क्या खाएगा। तो वो कहता है इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे, एकमात्र आशा अभी भी थी। देखो उन सबके दिल में एकमात्र आशा एक आशा कि ईश्वर से मदद, हम ईश्वर से मदद मांगेंगे और ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करेगा। इतना दुखी या परेशान अपसेट मत हो। यह गीत ऐसा लगता है कि सब नष्ट हो गया है। यदि याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। वो कहता है फिर कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर है, हम ईश्वर ज़रूर हमारी मदद करेंगे। और सब नष्ट हो गया है तो क्या ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करेंगे, और भूख से कोई नहीं मरता, ईश्वर पे भरोसा रखो। वो तो यही कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता है। भगवान कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के संबंध में सोचता रहा। पूरी रात लेंचो अपने मतलब इस बारे में सोचता रहा। ईश्वर जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया या सिखाया गया था, सब कुछ देखती है, या जैसे कि उसे लेंचो को बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वो ऐसा सोच रहा था। यहाँ तक कि वह भी जो मनुष्य के अर्तमान में होता है वो भी देखता है, वो सहायता करता है भगवान सबकी। लेंचो एक मेहनतकश इंसान था। लेंचो एक बहुत मेहनतकारी, मतलब बहुत वो था, मतलब हार्ड वर्किंग फार्मर था, जो हार्ड वर्क बहुत करता था अपने खेतों में। वो खेतों में पशु की तरह काम करता था। वो एक जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था, बहुत लगन से काम करता था। तो ऐसा काम करता है। फिर क्या होता है हमारा, देखो जब, लेकिन देखो वो खेतों में बहुत मतलब जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, लेटर लिख लेता था वो। रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने गया। देखो जैसे ही संडे का दिन आया, वो सुबह सुबह मतलब पोस्ट ऑफिस गया एक पत्र लिखने को। और वो पत्र किसको लिखता है, आगे सुनो, जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। जो वह लिख रहा था वह था खुद ईश्वर के लिए पत्र। देखो जो लेंचो जिसके लिए पत्र लिख रहा था वो किसके लिए पत्र था, वो ईश्वर को पत्र लिख रहा था। तो आगे सुनो उसकी कहानी क्या है। उसने यह लिखा पत्र में कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अगली फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओले ने उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए और पत्र को उसके अंदर डाल दिया। देखो लेंचो क्या लिखता है उसमें कि आप मेरी मदद करो, नहीं तो मैं और मेरा परिवार भूखे ही रहना पड़ेगा हमें पूरे वर्ष। और मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, तो आप मेरी सहायता करो और 100 पैसों भेज दो। और फिर वो लेटर लिख के डाक में डाल देता है, पत्र को उसके अंदर डाल देता है। और उस पर क्या लिखता है, डियर गॉड लिखता है, मतलब कि मैं गॉड को पत्र लिख रहा हूँ। और देखो वो अब भी परेशान था और वो शहर की ओर चल पड़ा। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। हाँ, तो उसने जैसे कि था कि डाक को डाल दिया था डाकघर में। और काम देखो कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और उस पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, खूब हंसते हुए। देखो अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। देखो उसमें जो रहता है ना, हमारे कर्मचारी रहते हैं जो पोस्ट ऑफिस के, जैसे कि लेंचो ने अपना डाल दिया था, तो कर्मचारी जो था वो पहले उस लेंचो का लेटर निकालता है और उसको देखता है। तो वो मतलब
शॉक्ड हो जाता है कि ये डियर गॉड, मतलब ये कैसा लेटर है, ये भगवान को लेटर क्यों लिखा है। तो वो अपने उसके पास लेके जाता है, अपने हेड मास्टर के पास लेके जाता है, जो उस पूरे डाकघर का हेड मास्टर रहता है उसके पास लेके जाता है। तो वो हेड मास्टर खूब हंसता है और फिर अपने ऑफिसर के पास गया, जैसे कि इसमें लिखा है, और उसे ईश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने पूर्व काल करियर के दौरान उसने वह पता कभी नहीं जाना था। पोस्ट मास्टर जो देखो जो था वहाँ का हमारा पोस्टमैन, वहाँ का जो अपना दिखाया, तो उसे मालूम तक नहीं था कि ये एड्रेस कहाँ है, ये भगवान को लिखा है तो ये एड्रेस कहाँ होगा, हम कैसे पहुँचाएंगे। तो उसका जो हेड मास्टर रहता है वो बहुत हंसता है। एक मोटा सा था, एक मोटा सा दोस्ताना स्वभाव वाला व्यक्ति था उसका हेड मास्टर, उसकी भी हंसी छूट गई, किंतु लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। लेकिन वो तुरंत ही गंभीर हो गया, मतलब शांत हो गया, हंसा नहीं, और डेस्क के ऊपर पत्र को खटखटाते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है। मतलब वो बेड जो उसका टेबल था उस पर लेटर को ऐसे ऐसे खटखटाता है और कहता है, ये कैसी आस्था है उस आदमी जैसी होती जिसने यह पत्र लिखा है, भगवान को जिसने पत्र लिखा है। तो लेखक का ईश्वर में विश्वास या डगमन देने के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा। तो हमारा ये है एक लेटर, मैं आप लोग को ऐसे बताता हूँ। देखो बिल्कुल ऐसा है कि उसका जो मोटा सा दोस्ताना स्वभाव का रहता है जो हेड मास्टर, वो बहुत हंसता है, फिर वो स्वाभाविक मतलब वो शांत हो जाता है, फिर उसके बारे में सोचता है कि ये कैसा आस्था है, भगवान को कैसे लेटर लिखा ये। तो फिर वो बाद में सोचते हैं कि इसकी भगवान को तो हम उनका एड्रेस तो हमें पता नहीं है, अब भगवान को हम कैसे ही लेटर दे सकते हैं। तो वो सोचता है कि हम इसकी मदद करते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने सैलरी में से और अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उसके, उनसे कहता है कि कुछ कुछ पैसे जमा करो, कुछ कुछ पैसे हम कलेक्ट करते हैं और इस लेटर में दे देते हैं। और फिर क्या करता है वो हेड मास्टर, सारे पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन वो 100 पैसे कलेक्ट नहीं कर पाता, वो ओनली 70 पैसे कलेक्ट कर पाता है और उस लेटर में डाल देता है, और सिग्नेचर की जगह गॉड लिखता है कि हाँ तुम्हारी तरफ से, मतलब गॉड की तरफ से ही ये तुम्हें लेटर आया है, गॉड ने ही तुम्हें ये पैसों भेजा है। तो फिर लेंचो क्या करता है, दूसरे दिन आता है और उस लेटर को क्या करता है, लेता है, और इसका एकदम वो शॉक्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल था। ऐसे देखिए हम लोग के पास ऐसे भगवान का लेटर आ जाए तो हम जैसे शॉक्ड हो सकते हैं कि अरे वाह भगवान ने हमें लेटर भेजा है, ये किया, मतलब भगवान तो हमें ऐसे सुनते हैं, लेकिन लेटर भेजा ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लेंचो कुछ नहीं शॉक्ड होता, बस ऐसे लेता है नॉर्मली, ऐसे देखता है पैसा और उसमें देखता है कि 70 पैसे रहते हैं। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर एक पेपर लेता है और पेन से लिखने लगता है कि भगवान आपने मुझे 100 पैसे भेजा है, लेकिन इन ये जो पोस्ट ऑफिस लोग हैं इन्होंने हमारे मतलब 70 पैसे में से 30 पैसे ले लिए हैं। मतलब ये बहुत मतलब क्या कह सकते हैं इनको हम, इसमें हमारे एनसीईआरटी में है बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब हमें कहते हैं थिफ ब्लफ कहते हैं, मतलब ये बंच ऑफ क्रूफ हैं। तो अगर आप अगली बार लेटर, अगर अगली बार मुझे 100 पैसे भेजोगे, तो मतलब अब भेजोगे आप 30 पैसे और मेरे को भेजोगे 30 पैसे, तो ये हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई। तो देखो अभी भी लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा फैथ करता है, बहुत ज़्यादा उससे विश्वास है भगवान में। तो ये था हमारा चैप्टर, और इससे आपको क्या सीख मिला, क्या इससे मतलब स्टोरी का मतलब आप क्या समझे इस स्टोरी से, कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो मैं अभी पहले समझा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो हाँ बस यही था, लेंचो शॉक्ड नहीं होता है। लेंचो का शुरू से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि लेंचो रहता है एक पहाड़ी पे, जो कि एक लौता पहाड़ी पे उसका घर था, और वो उसका जो वो अपने खेत में बोया था वो कॉर्न का फसल बोया था, लेकिन ओले की वजह से उसका कॉर्न का फसल बेकार हो जाता है और उसके पास और पैसे नहीं बचे रहते हैं कि वो दूसरा खेत को उगाए। इस कारण वो भगवान को लेटर लिखता है, उसको भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ था, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए भगवान को लेटर करता है। तो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं और पोस्ट हेड मास्टर रहता है, वो अपने तरफ से अपने सैलरी में से कट करके पैसे उसके लिए कलेक्ट करते हैं और लेंचो को देते हैं, लेकिन लेंचो उन्हें नहीं समझता है। लेंचो फिर से लिखता है भगवान को लेटर और कहता है भगवान आप अगली बार मेरे को पैसे भेजना तो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रूक हैं, मीन्स थीफ ब्लफ हैं, ये लोग चोर हैं और ये लोग मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं, 70 पैसे ही मुझे मिले हैं, तो आप अगली बार पोस्ट ऑफिस से ना भेजना। बस यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है, एंड होती है चैप्टर का। और अब हम पढ़ेंगे अगली बार नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम
डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, अपने जूनियर के साथ। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, हम आगे धीरे धीरे ग्रो करेंगे ना तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ। तो पढ़ेंगे आगे फिर। अभी के लिए बाय। लाइक कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, शेयर करना ना भूलना। ओके बाय।